माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सामने है एग्ज़ाम, ज़्यादा टाइम है नहीं दोस्तों 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2023 का मॉडल पेपर। और आपको पता है कि अभी साइंस का श्रृंखला चल रहा है, तो जिसमें 2022 तक का मॉडल पेपर सारा डिस्कशन कर लिया गया है, जिसमें 2021 का सारा मॉडल पेपर, 2022 का सारा मॉडल पेपर और 2022 का जो ओरिजिनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो भी आपके सामने अपलोड कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 का मॉडल पेपर। ठीक है, उसके बाद कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है 5 सेट, उसको भी देखेंगे। और फिर 2023 का जो मॉडल जो साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। क्योंकि 40 सवाल में से हो सकता है कि कुछ ना कुछ सवाल रिपीट कर जाए इस बार के एग्जाम में 2025 वाले में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल लेते हैं दोस्तों। पहला सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दाढ़ी बनाने में तो देखियो, घरों में हम लोग का जो होता है समतल दर्पण होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में हमने गोलीय दर्पण पढ़ा है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। ठीक है, उत्तल और अवतल। तो यहाँ पर पूछा गया कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, पहला का हो जाएगा सी। उसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण है उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या यानी एफ और आर में क्या संबंध है। तो देखिए, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है आर बट्टे का 2। एफ बराबर होता है आर बट्टे का 2, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर आगे तीसरा सवाल बात करेंगे दोस्तों कि तीसरा सवाल हम लोग सामने है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो देखिए, मान के चलिए प्रकाश का अपवर्तक सतह है, इधर से कोई प्रकाश आया, यहाँ पर अभिलंब डालेंगे और ये थोड़ा अभिलंब से दूर या अभिलंब के सामने मुड़ेगा। तो देखिए, जब अभिलंब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वेग बदल जाता है, तरंग इधर बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है दोस्तों। ठीक है, और यही पूछा गया कौन नहीं बदल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। 3 का हो जाएगा 1। आगे चौथा सवाल है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। पहले तो उत्तल लेंस लगा हुआ है तो प्लस होगा आंसर। ठीक है, और 1 मीटर फोकस दूरी एफ बराबर होगा 1/p। फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता पूछा है, क्षमता क्षमता पूछा तो डी निकालेंगे, तो डी बराबर ये पी निकालेंगे तो पी बराबर होगा 1/f। ठीक है, और ये जाएगा 1/1 और ये मीटर में रहेगा तो 1 मीटर और बटे 1 मीटर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 डायोप्टर हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा क्योंकि देखिए यहाँ माइनस भी दिया हुआ है, लेकिन प्लस का होगा आपका 1 डायोप्टर, यानी कि 4 का आ जाएगा बी। उसके बाद पांचवा सवाल 4d क्षमता वाले यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, 4 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए इसको निकालेंगे कैसे, तो P बराबर दिया है हमको 4 डायोप्टर। ठीक है, और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर होता है 1/f, या तो यहाँ से F निकाल सकते हैं, फोकस दूरी आया है तो P दे दिया 4 डायोप्टर, हमको चाहिए क्या, फोकस। तो फोकस 1/p होगा, तो 1/4 आएगा। ठीक है, जब इसको ये निकालेंगे तो आ जाएगा 0.25। 0.25 मीटर में आएगा, लेकिन हमको इसको बदलना पड़ता है 0.25 गुना 100, क्योंकि सेंटीमीटर में आंसर लाना होता है और सारा सेंटीमीटर में ही दिया, तो इसका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस दिया, माइनस प्लस यहाँ दिया हुआ है नहीं। ठीक है, माइनस प्लस तो नहीं दिया हुआ, इसलिए डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। छठा सवाल देखेंगे कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाहन के अग्रदीप में करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। आगे सातवां सवाल है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेटिना यानी दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना यानी कि दृष्टिपटल। आगे आठवां सवाल, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो देखिए, दूर बिंदु पूछा है तो अनंत होगा, और सामने बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर यानी कि निकट बिंदु पूछता। आगे नौवां सवाल है कि नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो नेत्र में कितना प्रकाश जाएगा और कितना नहीं जाएगा, तो इसको पुतली नियंत्रित करता है, तो पुतली। ठीक है, बाकी देखिए दृष्टिपटल तो रेटिना होता है, रेटिना होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। मंडल जो है कॉर्निया है। ठीक है, जहाँ से नेत्र में प्रकाश आता है। उसके बाद परितारिका क्या है, आइरिस, इस पर आँख का कलर निर्भर करता है। आगे 10वां सवाल है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक और उल्टा होती है, तो इस हिसाब से 10वां ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 11वां, 1 किलोवाट घंटा निम्न में किसकी इकाई है, तो वह है ऊर्जा की। ठीक है, अगर सिर्फ किलोवाट पूछता तो वो हो जाता शक्ति का, बल का आपको पता है न्यूटन,
और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो जाएगा क्या? ऊर्जा। 11 का बी। 12वां सवाल है कूलम्ब किसका ऐसा मात्रक है? तो कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है, विद्युत आवेश को क्यू से दिखाया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो विद्युत आवेश को क्यू से दिखाते हैं और क्यू बराबर होता है एन ई। जब हम लोग आवेश निकाल रहे होते हैं तो क्यू बराबर एन ई निकालते हैं, और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? कूलम्ब हो गया। आगे 13वां सवाल है विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो क्या परिवर्तित करती है दोस्तों? तो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, क्योंकि जब इसको घुमाया जाता है तो विद्युत निकलता है, और विद्युत से फिर क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा बनता है। उसके बाद 14वां सवाल है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए जल का विद्युत की सहायता से अपघटन, तो अपघटन किया जा रहा है तो अपघटन होगा तो वियोजन अभिक्रिया होगा, तो 14 का हो जाएगा बी। 15वां पूछा गया CuO प्लस H2 और यहाँ पे दिया CuH प्लस Cu प्लस H2O। पूछा गया किसका उपचयन हुआ है? तो उपचयन किसका हुआ? जहाँ पर जाके ऑक्सीजन जुड़ा है। तो आप देखिए H2 अकेले था लेकिन H2 के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ा है, इसका मतलब H2 का क्या हुआ है? तो उपचयन हुआ है दोस्तों। आगे 16वां सवाल है, देखिए चित्र वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी चित्र हैं आप देख सकते होंगे कि कभी अमीबा का चित्र पूछ देता है, कभी आपका प्लेनेरिया का चित्र पूछ दिया जाता है, कभी आपका ये हाइड्रा मुकुलन वाला चित्र, फिर प्रवर्धन वाला चित्र, फिर आपको पूछ देगा जनन से रिलेटेड कि कौन किसका अंग है क्या है। तो चित्र जितना भी चित्र है सारा चित्र यानी किताब वाला चित्र आपको करके जाना होगा, ठीक है। और अगर चित्र का करके नहीं जाएंगे आप तो बहुत परेशानी हो जाएगी एग्जाम हॉल में। तो चलिए 16वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें ना कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4 है, और लोहे का कील है, ठीक है, Fe है। तो यहाँ से FeSO4 बनेगा और Cu क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको विस्थापन अभिक्रिया की संज्ञा दिया जाएगा। आगे 17वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक उदाहरण सूचक का उदाहरण है? तो सूचक देखिए क्या होता है, सूचक क्या होता है? तो जिसमें डालते हैं अम्ल या क्षारक में डालते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का अम्लीयता और क्षारीयता को दिखा देगा, ठीक है, सूचक। तो यहाँ पे प्राकृतिक सूचक कौन है? लिटमस है, ठीक है। हल्दी भी हो जाएगा लेकिन यहाँ पे लिटमस दिया हुआ है। आगे 18वां सवाल देखेंगे किसी विलियन विलियन एन ना का पीएच मान 10 है, तो निम्नलिखित में क्या होगा? देखिए आपको पता होगा कि 1 से लेकर पूरा 14 तक जाता है, 1 से लेकर 14 तक होता है पीएच स्केल, बीच में होता है 7। तो 7 को बोलते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन, 14 को बोलते हैं, 7 से ऊपर जो भी होगा उसको बोलेंगे क्षारक, 7 से ऊपर जो भी होगा क्षारक बोलेंगे, और 7 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि पीएच का मान 10 है, तो वो क्या होगा? तो पीएच का मान 10 है तो वो क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारक। आगे पूछा गया दिया गया चित्र, देखिए फिर से चित्र से सवाल आ गया। तो पूछा गया दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? देखिए तो दिया गया चित्र क्या सूचित कर रहा है? अम्ल के बारे में पूछा गया, ठीक है, अम्ल के बारे में बोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन की चेतावनी का चिन्ह दिया हुआ है। आगे 20वां पूछा गया है इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो देखिए इमली में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। और देखिए एनसीईआरटी बुक में यहाँ की एनसीईआरटी बुक में अम्ल से रिलेटेड एक पूरा चार्ट दिया गया, उस चार्ट को आप जरूर करके जाइएगा क्योंकि अम्ल से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल जरूर आता है। उसके बाद रासायनिक सूत्र से, जैसे कि विरंजक चूर्ण हो गया, धोवन सोडा हो गया, खाने वाला सोडा हो गया, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पूछा गया कौन धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो हो जाएगा ब्रोमीन। और पूछा जाएगा कौन सा धातु है? तो धातु आपका पारा हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, तो उसको बोलेंगे पारा, और धातु में आ जाएगा ब्रोमीन। फिर पूछा गया निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? अग्निशामक यानी कि जो सिलेंडर होता है स्कूल कॉलेज या पेट्रोल पंप में, उसको पूछा गया। तो उसमें क्या होता है अग्निशामक में? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करेंगे 23वां नंबर सवाल कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना हुआ है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो परमाणु संख्या पर और हेनरी मोल्जे ने इसको बनाया था। आगे 24वां सवाल निम्नलिखित में कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए इसमें भी एक लिस्ट दिया गया है अभिक्रियाशीलता श्रेणी, तो उस हिसाब से सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो पोटेशियम है। आगे 26वां सवाल है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उसको कहते हैं खनिज। और अयस्क किसको कहते हैं? तो वे खनिज जिनसे आसानी से धातु की प्राप्ति होती है उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग क्या कहते हैं? तो खनिज में जो अशुद्धि होती है उसको गैंग कहते हैं। और धातु कर्म क्या है? तो धातु कर्म जो है वो खनिज या अयस्क से शुद्ध धातु निकालने की जो प्रक्रिया है अयस्क उसको धातु कर्म कहते हैं। आगे पूछा गया प्रोपेनॉल में
कौन सी अभिक्रियाशील मौजूद समूह मौजूद, यानी कि कौन सी क्रियाशील समूह मौजूद है। देखो प्रोपेनॉल बोला, ठीक है। तो एल्कोहल जो होगा ना, एल्कोहल जो होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल आप देखिएगा, एल्कोहल में क्या होता है, तो एल्कोहल में लगा होता है OH, ठीक है। एल्कोहल में OH लगा होता है, इसी के आगे ऑल लगा होता है, इसी से बना हुआ ई वाला। आगे अगर एल्डिहाइड में CHO लगा होता है, एल्डिहाइड में CHO, और एल्डिहाइड में बनता है अल, जैसे कि मेथेनल, प्रोपेनल, ऐसे करके। और कीटोन जो है उसमें, कीटोन का दोनों साइड से पुच्छी लगा होता है, यानी खाली बंद होता है, CO बोलते हैं इसको, और ओन लगा होता है, जैसे कि मैथेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऐसे करके। और कार्बनिक अम्ल यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो होता है COOH, और इसके आगे लगा होता है OIC, जैसे कि मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ऐसे करके। तो ये क्रियाशील समूह जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से पूछा जाता है। तो फिलहाल प्रोपेनॉल में कौन सा भी क्रियाशील समूह मौजूद है, तो एल्कोहल। आगे 27वां सवाल बात करेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या नहीं होता है, तो देखिए जल तो टूटता ही है, जल टूटता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भी होता है। तो क्या नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता प्रकाश में, बल्कि ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो इसका 27 का हो जाएगा। 28वां सवाल है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है। तो देखिए अगर पूछा था जाइलम का, तो जाइलम सिर्फ ऊपर लिखता है, लेकिन फ्लोएम जो है खाना जब तैयार होता है पत्ती में, तो वो सब तरफ पहुंचाता है, ऊपर नीचे हर तरफ पहुंचाता है। आगे पूछा वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक, वृक्क यानी किडनी का, तो उसको वृक्काणु बोलते हैं, लेकिन यहाँ वृक्कक दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो सकता है। तो वृक्कक यानी कि इसको बोल सकते हैं वृक्काणु, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आगे 30वां सवाल देखेंगे, फल को पकाने में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो फल को पकाने में होता है एथिलीन, फल को पकाने में एथिलीन उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 31वां, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है वो मादा के अंडाशय से होता है। बाकी अगर पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन, तो वो वृषण द्वारा होता है, जिसको नर हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ही जायगोट बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, ठीक है। आगे 33वां सवाल देखिए, फिर से एक सवाल आ गया किस चीज़ से, तो फिर से एक सवाल आ गया आपका क्या बोलते हैं उसको, तो चित्र से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अब देखिए तो 33वां सवाल है कि दिया गया चित्र में कौन सा जनन हो रहा है, ठीक है। कौन सा जनन होता है, इसमें मुकुलन होगा, ठीक है। दिया गया चित्र में यहाँ पर क्या होगा, मुकुलन। आगे बात करेंगे 34वां सवाल, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं वो होते हैं असमजातन, ठीक है। आगे पूछा गया, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो मेंडल जो है मटर के पौधे को प्रयोग किया था ये अनुवांशिकता एवं जैव विकास के लिए। फिर पूछा गया 36वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो उत्पादक कौन होगा, तो उत्पादक होगा घास, ठीक है। उत्पादक हमेशा पेड़ पौधा घास होगा। आगे किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। शाकाहारी का निर्माण कहाँ पर होता है, प्रथम पोषी स्तर में। आगे 38वां सवाल है कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए जिम्मेदार है। तो ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC है। नेक्स्ट 39वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा का उदाहरण, स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा का देखिए, लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है, तो बच गया कौन, नाभिकीय ऊर्जा, ये जैव मात्रा का उदाहरण नहीं है। आगे 40वां और अंतिम सवाल इस वीडियो का, कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो पवन की चाल न्यूनतम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। और कहा जाता है पवनों का देश किसे कहता है, तो डेनमार्क को, पवनों का देश कहा जाता है दोस्तों डेनमार्क को, ठीक है। और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास चलनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने पूरा 40 सवाल डिस्कशन कर लिया है दोस्तों आपके सामने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। और 2023 का इसी के साथ मॉडल पेपर फिलहाल खत्म हो गया, और आगे की वीडियो में आपको कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का पास सेट और फिर ओरिजिनल एग्जाम का सवाल आपको दे दिया जाएगा। और सबके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, 2017 से लेकर 2025 तक के मॉडल पेपर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जरूर उस प्लेलिस्ट में जाइए और वॉच कीजिए। और अगर वॉच कर लेते हैं आप शुरू से लेकर अंत तक, तो आपको साइंस में बढ़िया मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, कोई भी नहीं। तो इसी तरह वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।